ओके, सो थोड़ा सा अपना तारुफ मैं आप लोगों से करवा देती हूँ कि मेरा नाम रामेश राणा है। आई एम फ्रॉम द 47th कॉमन। मैं ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप से हूँ। राइट नाउ दीज डेज आई एम वर्किंग इन एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन। सो थोड़ा सा ये भी समझने की जरूरत है कि whenever somebody comes into the civil service, we come from a varied background. कोई ऐसा नहीं है कि कोई certain class या set of people are found more in the service. ऐसा नहीं है, कोई भी आ सकता है और it's a stroke of luck plus a lot of hard work. I'm not going to say कि luck के बगैर कुछ भी होता, तो मेहनत आपकी रिक्वायर्ड है नेचुरली, लेकिन उसको सपोर्ट जो है ना आपकी लक जरूर करती है। इसलिए ये मत काइंडली इसको गेज मत बनाएगा, इसको कोई, दिस इज नॉट अ बैरोमीटर फॉर योर सक्सेस, फॉर योर कैपेसिटी, फॉर योर केपेबिलिटी। इट इज नॉट, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। इज जस्ट एन एग्जाम फॉर अ जॉब। अब ये जरूर आई एम श्योर कई लोगों के दिमाग में होगा खुद तो ये है तो इसको तो ये लगेगा, पर बिल्कुल ऐसा भी नहीं। अगर आप इसी वक्त ये स्टेज पे ये माइंडसेट बना लेंगे ना कि इट इज एन एग्जाम फॉर अ जॉब, it should not define me as a person, and it is definitely not like I said, a barometer for my success or for my capacity or capability. Trust me, this entire process would be much easier for each and every one of you. अपने लिए आसानी पैदा करें, इस इम्तिहान को हवा मत बनाए, एक अजाब मत बनाए अपने लिए। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आखिर में आके एक इम्तिहान ही, तो अगर इसी नजरिए से देखेंगे तो आसानी, हर चीज आसान लगे। तो जैसे कि आपके सिलेबस की जो डिवीजन है, इसमें एक जो 20 मार्क्स का आपका पोर्शन है वो आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल है। हाउएवर, ये भी हो चुका है कि डोमेस्टिक अफेयर्स को ही सोर्स बना के पेपर पूरा भी उसके ऊपर आ चुका है। हालांकि 20 मार्क्स का ही है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो डोमेस्टिक इश्यूज को सेंटर बना के आपसे पाकिस्तान की पॉलिसी इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी पूछ सकते। अगर किसी का बहुत ही मूड खराब हो पेपर सेटर का, तो वो ये हरकत भी कर सकता है। तो जो जनरल एक रूल ऑफ थंब है कि आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ना एक एक मैथमेटिकल सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगी इस लेक्चर के अंदर कि वो कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। आपके, ये तो सबको पता है, जिस तरह से आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, आप सबने अभी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी स्टेज पे ऐसे की। देयर आर ऑलवेज अ थीसिस स्टेटमेंट, there is always an introductory portion, there is a middle part जिसमें आपकी सारी आर्ग्यूमेंट है, और एक फाइनली एंड पार्ट जिसमें आप अपने कोई ऑब्जेक्टिव्स या कोई रिकमेंडेशंस देते हैं। ये एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसपे क्या कहते हैं अपना ऐसे लिखा जाता है। नाउ हाउ डज दिस ट्रांसलेट इनटू एवरी अदर एग्जामिनेशन? एक जो की पॉइंट है वो आप सबने ये याद रखना है कि चाहे जो मर्जी टॉपिक आ जाए आपके पास, आपने जो है ना अपना कोई भी जो कहते हैं ना बाइसेस या अपनी कुछ जाती कलर्ड ओपिनियन को आपने एग्जाम पेपर में हरगिज नहीं लिखना। Even when they're asking for your recommendations, you cannot and should not even remotely attempt to give a recommendation जिसको कोई theoretical backing नहीं है। theoretical backing से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी recommendation जिसके पीछे कोई डेटा या रिसर्च उसको सपोर्ट नहीं करी और आपका जाती ओपिनियन या ख्याल है, उसको आपने नहीं लिखना। ठीक है जी। फिर पाकिस्तान के अब एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें हमारे जो नेबर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप है, उनकी इंडिविजुअल स्टैंडिंग क्या है इस वक्त, फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट इशू क्या चल रहा है? कोई बता सकता है मुझे हमारे नेबर्स अफगानिस्तान। के साथ? जी, अफगानिस्तान। एग्जैक्टली, अफगानिस्तान। एग्जैक्टली, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान is becoming a bed of rocks when it comes to diplomacy in the region. ये सबको पता है कि 2 years 3 years डाउन द लाइन जो है, जो इंडिकेटर्स हैं और जो जनरल अजम्पशन है वो यही है कि तालिबान वुड बी बैक इन कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। अब ये एक फोकस पॉइंट है और इसके हवाले से क्वेश्चंस आपको आएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है इससे अगले पार्ट के अंदर, विच इज द ग्लोबल इशू, विच इज द जनरल मिडिल ईस्ट क्राइसिस। ठीक है जी। अभी दूसरा उसमें कौन सा हमारे पास एक इमीडिएट इशू आ रहा है, कहाँ पे जाके ग्लोबल एक, वार्मिंग। जी, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, आई मेंट मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात कर रही थी, पर ग्लोबल वार्मिंग यस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके अंदर अभी रिसेंटली यूएन ने जो है एक
रिपोर्ट अपनी जो है उसमें एरर और ओमिशन को एक्सेप्ट किया, विच इज अ ह्यूज थिंग, कि जी हमसे बहुत बड़ा ओमिशन हो गया है कि हमने आपको अंडर रिपोर्ट कर दिया है कार्बन जो फुटप्रिंट है उसको। अब वो मैं रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उन्होंने क्या इसमें माना है और क्यों ये इतनी डेंजरस बात है, उसको टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। फिर कुछ टॉपिक्स इसमें अब ऐसे हैं कि थोड़ा से उनकी डिस्कशन जो है सॉर्ट ऑफ रिडंडेंट हो गई है। उसमें मिलेनियल डेवलपमेंटल गोल्स टॉपिक है, या जिसमें हमारे जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंटल गोल्स है, एसडीजीज जो है, ये थोड़े से रिडंडेंट हो गए। काफी कुछ सालों पहले से ये जो है ना पेपर में नोटिस किया कि 2-3 साल से इसके अराउंड क्वेश्चंस रेयरली ही फॉर्मुलेट होते, तो इसको हम मिनिमल कवर करेंगे। फिर जहां तक रही बात आपकी जो सबसे इस वक्त टॉप ऑफ द चार्ट जो है, जो कि हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, वो है आपका कोरोना वायरस। How that has altered the very fabric of development across the globe, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे और सोसाइटी एज अ होल कैसे बिल्कुल डी ट्रैक हो गई फ्रॉम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसको उसने पकड़ी हुई थी इन द 21st सेंचुरी। बिल्कुल एक हम देख रहे थे कि 2019 में देयर वाज अ ह्यूज राइज ऑफ पॉपुलिज्म, एन एक्सप्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म, एक सेंट्रलिज्म की तरफ जा रही थी दुनिया, एक अवेयरनेस आ रही थी पूरी अक्रॉस द ग्लोब, जो है मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हो रहे थे, एक पॉलिटिकल अवेकनिंग भी हो रही थी, कई रीजन जो है वो सूडो रिलीजिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे थे, सब कुछ जैसे मिड एयर सस्पेंड हो गया, एंड एवरीथिंग is now centered around a dialogue of a pandemic. एक बीमारी ने हर एस्पेक्ट को हाईजैक कर लिया लाइफस्टाइल के आपके, चाहे वो पॉलिटिकल था, चाहे वो सोशल था, चाहे वो इंटरनेशनल था, एवरीथिंग हैज बीन हाईजैक्ड इफेक्टिवली बाय द कोरोना वायरस। और उसके वेक में जो एक एक्सप्लोजन हुई है वो क्या है, विच इज डिजिटल मीडिया और उसके प्रोडक्ट्स की, और पूरी मार्केट जो है वो इट हैज एक्सप्लोडेड इन ग्रोथ। और इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट जिस तरह आया करंट अफेयर्स में, वो हम देखेंगे भाई सोसाइटी का फैब्रिक कैसे डैमेज हुआ है लॉकडाउन से, और जो डे टू डे अपना, फिर उसमें पेट्रोल की जो प्राइस क्रैश हुई, और एक आपकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह हिट हुई पिछले साल, ये दीज ऑल प्ले अ रोल कि कैसे आपका एक पेंडेमिक ने जो पावर गेम है और जो पॉलिटिकल सिनारियो ऑलमोस्ट बदल के रख दिया इन अ फ्यू मंथ्स। इस वक्त भी डेल्टा वेरिएंट जो है वो इट इज एक्सप्लोडिंग अक्रॉस योर ओन कंट्री एंड योर नेबरिंग कंट्रीज, और जिसकी वजह से हर चीज ने एक सॉर्ट ऑफ बैक सीट ले। हर जो इशू किसी जमाने में करंट हो रहा था, जमाना कहना पड़ता है, इट फील्स लाइक बिफोर एंड आफ्टर द पेंडेमिक के इरास डिवाइड हो गए। तो जो प्रायोरिटीज थी, कल्चर था, एक जनरल अजम्पशन थी, एवरीथिंग स्टैंड्स ऑल्टर्ड। स्टडीज, ट्रेनिंग्स में हमारी जाति एग्जांपल आप लोगों को दे सकती हूँ, जैसे जो हमने जो लास्ट वी वर द लास्ट सीटीपी टू डू एन एक्चुअल कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द ग्राउंड इन द सिविल सर्विस अकेडमी। उसके बाद 48, 49 और शायद 50th भी किसी हद तक कुछ पोर्शन ऑनलाइन होगा या टोटो में करेंगे। सो यू सी हाउ एक सर्चन जो कल्चर चल रहा था वो चेंज होना शुरू हो गई है चीज, इट इज बिकमिंग डिफरेंट, ऑल्टर्ड। और जाहिर है उससे फिर जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है रिलेशनशिप्स का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का, आपकी इकोनॉमी का, वो सब कुछ चेंज हो रहा है। इवन जो प्रोडक्ट्स आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है फनल की जा रही हैं, आप नोटिस करेंगे कि एक पूरा जो मेडिकल सप्लाईज की जो इकोनॉमी है वो कितनी बूम कर गई है इस दौर के अंदर, उसके एस्पेक्ट को भी हम कवर करें। जो एक स्टैंडर्ड आपका पेपर आता है उसमें करंट अफेयर्स के जो है ना हमेशा क्वेश्चंस होते हैं कि इवेंट बेस्ड भी होते हैं, और उसमें आपसे पूछा जाता है कि जी फला इवेंट की वेक में एक और एस्पेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। ये दो टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं करंट अफेयर्स के एग्जाम में हमेशा। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे बड़ी बात कि व्हाट इज इन फैक्ट करंट अफेयर्स। सो इसकी एक बेस डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दी है कि इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ करंट इवेंट्स, ह्यूमन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस and social issues that are covered by media. And if you refer to current affairs, you are referring to political events and problems in society which are discussed in newspapers and on television and or radio. अच्छा, अब करंट अफेयर्स को हम मीडिया के लेंस से क्यों देखते हैं? हम इसलिए देखते हैं मीडिया के लेंस से बिकॉज दैट इज आवर मेजर सोर्स ऑफ
कंजम्पशन, यानी कि हमें सबसे ज्यादा फौरी और जो एक कहते हैं एक ओपिनियन या इंफॉर्मेशन का बेस हमारा क्या है, वो मीडिया है। तो इन अ वे इन दिस डे एंड एज, मीडिया, न्यूज़पेपर, ओपिनियंस, आपके चैनल्स पे बैठे हुए तज्जियाकार, उनका जो भी ओपिनियन है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन का दर्जा इख्तियार कर चुकी हुई है। एक होता है रिपोर्टिंग ऑफ नंबर्स एंड फैक्ट्स। नंबर्स डू नॉट लाई, however content and assumptions, they can be biased or colored or whichever way. There's a very famous saying that one man's freedom fighter could be another man's terrorist, right? So for the Kashmir dialogue in general, वहां के जो freedom fighters हैं उनको जो इंडियन गवर्नमेंट है क्या कहती है, इंसर्जेंट्स। आपकी गवर्नमेंट उनको क्या कहती है, शोहदा, फ्रीडम फाइटर्स। जब तालिबान रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो मुजाहिदीन थे, जब वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो टेररिस्ट थे, इंसर्जेंट्स थे, बिलिग्रेंट्स थे। सो ये इट इज ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। करंट अफेयर्स को याद रखिएगा कि वो एक पर्सपेक्टिव है, सबसे पहले एक पर्सपेक्टिव है, बियॉन्ड नंबर्स एंड एक्चुअल इवेंट्स जो कि हो चुके हैं या जो फैक्चुअल रियलिटीज हैं, उनसे हटके एवरीथिंग इज फेयर गेम फॉर ओपिनियन। इसलिए करंट अफेयर्स के एग्जाम की जो सबसे कार्डिनल जो रूल होता है ना, वो ये है कि जी आपने अपना जाती ओपिनियन नहीं देना। यू हैव टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल अनलेस यू कैन बैक इट विद डेटा। अगर आपको कोई डेटा सपोर्ट नहीं करे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेती हूँ क्योंकि ये मिसाल बहुत कॉमन भी है और इस तरह की इश्यूज मैंने लोगों के बहुत विटनेस भी किए। आपको सवाल आता है, लेट अस अज्यूम कि ये जो नूर मुकद्दम केस आया है इस वक्त, विमेन राइट्स के हवाले से आप पे कोई आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है जी। Suppose that you do the mistake of attempting this question, especially if someone is having a different approach towards this question, और attempt कर लेते, दोनों खवातीन और मर्द हजरात के लिए प्रॉब्लम क्वेश्चन बन सकता है। अब वो बंदा इसको अटेम्प्ट करता है कि भी आप उसको देखते हैं कि जी आप सोशल फैब्रिक हमारा डिटेरिएट कर रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो खराब हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर की वो ये चीज आ रही है, और यू नो एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इस तरह की बातें उसमें लिख के आ जाते हैं बिकॉज दैट सपोज दैट सपोर्ट्स एन ओपिनियन दैट यू माइट हैव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको पूरा 0 नंबर मिल सकता है। अब सवाल आया कि क्यों? क्योंकि आपने अपने ओपिनियन को जो है जबरदस्ती फैक्ट्स के साथ अलाइन करने की कोशिश की। जैसे आप एक जनरल लिंक बना रहे हैं ना, मतलब इट्स नॉट अ फैक्ट। फैक्ट इज दिस कि आपकी इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग क्या है in terms of protecting women, in terms of bridging the gender gap and the cases of violence, वो numbers क्या है? numbers जो है वो आपको numerical data देंगे किसी भी situation के हवाले से। तो आपने as much as possible, चाहे you are saying कि जी सोसाइटी का फैब्रिक जो है वो डिटेरिएट हो रहा है, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में खवातीन के राइट्स ही नहीं है, ये दोनों एक्सट्रीम्स को आपने अवॉइड करना हर सूरत। अप्रोच क्या है कि आप डेटा प्रेजेंट करें and you let the facts speak for themselves. फैक्ट्स अपने लिए खुद क्यों बात करेंगे जी? आप ये कहेंगे कि जी आपने एक सेंट्रलाइज पिक्चर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये बात करते हैं कि अगर 5,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, रिपोर्टेड केसेस हैं, अगर हम कहते हैं वायलेंस के अगेंस्ट वुमेन इन एनी फॉर्म और वेराइटी, तो उसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट एक्शन जो है वो ये है, और उसके ऊपर एक और थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेंस ये है। यानी कि ये फॉर इसको हम एक और कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जी, आप 5,000 केसेस हुए 2019 के अंदर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस दैट वर रिपोर्टेड इन लोकल पुलिस स्टेशंस। फिर एक सेल कायम किया गया जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर था, जहां पे सिर्फ खवातीन डील कर रही हैं और वहां पे खवातीन की जो है वो कंप्लेंट कर भी सकती हैं। एक बिल प्लेस किया गया नेशनल असेंबली के सामने अब डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर और जो भी वायलेंस क्रिएट होती है। और फाइनली फिर एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये ओपिनियन। सो इट कैन बी अज्यूम्ड कि इस वक्त आप अब फिर इस पे आप अपना एक डिप्लोमेटिक स्टैंड दे सकते हैं कि देयर इज अ पुश एंड पुल टुवर्ड्स बेटरमेंट। some elements are being pulled back, some are being pulled forward. That is a generic way of answering a question of current affairs.
कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन या स्टैंड आप लोगों ने हरगिज नहीं लिया। जब भी आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, वेरी फ्यू एडिटोरियल्स वुड कैरी विद देमसेल्व्स एन एक्सट्रीम स्टैंड ऑफ सम सॉर्ट। ज्यादातर वो आप नोटिस करेंगे कि जो भी ओपिनियन होगा उसके एंड में या बिगिनिंग में हमेशा कोई डेटा की बेस या फैक्ट्स को बेस बना के कोई ओपिनियन पेश किया जाता है। पर जब आप करंट अफेयर्स में का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उस वक्त आप एक एकेडमिक अप्रोच रखें। और एकेडमिक अप्रोच का जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं ना जो ड्रॉबैक है कि वो आप अपने ओपिनियन खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो द ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर, डू यू? He could have a completely different opinion from you, which is why आपका जो facts, numbers, reports of international organizations, ये आपकी सबसे बड़ी strength है current affairs के एग्जाम के। theoretical frameworks जिसके थ्रू आप किसी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, references, ये भी आपकी बहुत बड़ी strength है। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट के ऊपर कि हमारा जो रिलेशनशिप है इंफॉर्मेशन का, वो कैसे करंट अफेयर्स के साथ उसका क्या लिंक है। बेसिकली मीडिया नैरेटिव्स जो है ना वो आपको दो तरह की चीजें देते हैं। वो आपके ओपिनियंस को, व्यूज को ब्रॉडन भी करते हैं और साथ ही आपके एक्शन और थॉट को लिमिट भी करते हैं। जब भी आप कोई चीज अटेम्प्ट करें, कोई एग्जाम अटेम्प्ट करें, तो आप ये याद रखिएगा कि आपके पास दो तरह के बायसेस हैं। एक जो आपके अपने जाती पुराने चले आ रहे हैं, जो आपके आपके अपब्रिंगिंग का हिस्सा, आपके कल्चरल सेटअप का हिस्सा है, और एक वो बायसेस हैं जो आप मीडिया कंजम्पशन के थ्रू अब आपके क्रिएट। तो इन दोनों को इग्नोर करके कोई बात कर लिखना या करना इज प्रॉब्ली द हार्डेस्ट थिंग दैट यू वुड हैव टू डू इन दिस एग्जामिनेशन। कि आपने अपना जाती ओपिनियन बीच में नहीं आने देना, जो मर्जी हो जाए। और जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं उसको कोई बैकिंग होनी चाहिए, 1 से 2 से 3 सोर्सेज तक। कोई भी एक एडिटर या कोई भी एक आर्टिकल राइटर या कोई भी एक ऑथर का ओपिनियन आप फैक्ट बना के भी पेश नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा कि डेट्स और नंबर्स ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन रिकॉर्डेड, उसके अलावा हर चीज जो है वो आप उसको ओपिनियन का ही दर्जा दें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। पहले जो मैंने बीच में लेक्चर दिया था, अगर आप में से कुछ लोगों ने वो सुना हो या देखा हो, तो मैंने एक बात की थी उसके अंदर कि वेरिफिकेशनिज्म क्या हो। इसे कहते हैं जी वेरिफिकेशन प्रिंसिपल और द वेरीफाइबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ मीनिंग। ये एक फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन है जो ये कहती है कि ओनली स्टेटमेंट्स दैट आर एम्पिरिकली वेरीफाइबल आर कॉग्निटिवली मीनिंगफुल और एल्स दे आर ट्रूथ्स और लॉजिक। यानी कि वो चीज जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, फैक्चुअली वेरीफाई कर सकते हैं, उस चीज के अलावा किसी चीज को आप अपनी राइटिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते करंट अफेयर्स के, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ फैक्चुअल रियलिटी कि जी ये चीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग है, इस पे हमारे पास डेटा मौजूद है तो इस चीज के ऊपर आप डेफिनेटिवली बात कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब आपको पता है कि जी ये डेटा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतना टेम्परेचर गिर रहा है हर साल, इसका ये नुकसान है, उसके रिजल्ट फ्लडिंग, बिकॉज दिस इज साइंटिफिक डेटा विच इज क्वांटिफाइबल। तो इस पे आप बहुत एक रिजिड स्टैंस लेके बात भी कर सकते हैं क्योंकि साइंटिफिक है। उसी तरह वाटर इश्यूज जो हैं, लोअर रिपेरियन स्टेट्स का सर्टन राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन स्टेट है, विच मींस के आपको पानी बाद में मिलता है इंडिया से। इंडिया के पास आपके वाटर वर्क्स का कंट्रोल है, अगर वो बंद कर देंगे तो आपके ऊपर ड्राउट आ जाएगी, ये एक फैक्ट है। आपके वाटर इश्यूज हैं, आप दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर मौजूद हैं एज द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, जिसकी पॉलिटिक्स में वाटर का बड़ा रोल है। तो ये फैक्ट्स है, ये सबको पता है, ये फैक्ट्स है, इनसे डिविएशन नहीं हो सकती। हाउएवर इफ यू आर सेइंग दिस कि अगर पाकिस्तान जो है कश्मीर को अपने मैप में इंक्लूड कर ले और अगर वो फौज डिप्लॉय कर ले इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो कश्मीर का इशू फौरी तौर पर रिजॉल्व हो सकता है, तो दैट इज अ ह्यूज assumption which you cannot make because this cannot be backed by any kind of data। ये एक अनप्रिडिक्टेबल टेरिटरी आ गई। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कि इस रिकमेंडेशन या इस ओपिनियन का आउटकम क्या हो सकता है, तो इसको फैक्ट समझ के नहीं आपने कोट करना।
कोई भी ऐसी चीज जहां पे इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली दो ओपिनियंस मौजूद हैं, उनको आपने एक तो अवॉइड करना है और दूसरा उनको कोट नहीं करना एज फैक्ट। फिर इसके अलावा in the context of this examination, you have to avoid any opinion that can be one anti-state, anti-Pakistan ideology, anti-two nation theory. इन चीजों की एंटी होके आपने बात नहीं करनी, चाहे आपको लगता भी हो कि ये ऐसा है, और मे बी आप उसको प्रूव भी कर सकते हो किसी डिग्री पे, पर ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है और इसके अंदर आपने इस तरह का कोई स्टैंड नहीं लेना जो कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, स्टेट की आइडियोलॉजी या फाउंडिंग फादर्स या कोई भी हिस्टोरिकल वैल्यूबल फिगर के खिलाफ आप नहीं लिख सकते इसके अंदर, इवन इफ यू फील लाइक इट। ठीक है जी, तो आपने ये चीज अवॉइड करनी है। इस पॉइंट पे अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? Okay, so we will move forward. अच्छा जी, अब दिस इज अनदर, ये जस्ट टू टेल यू कि ये क्या होता है, इसको परेशान मत होइएगा देख के कि रेइफिकेशन से क्या मुराद होती है। रेइफिकेशन जो होती है ना, वो कहते हैं हर उस चीज को जो कि आपकी लाइफ में, आपकी इंफॉर्मेशन में ऑर्डर देती है। ठीक है जी, रेइफिकेशन राइटिंग के अंदर, या इट्स वैसे एक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, या आप जब भी कोई चीज लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर रेइफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स के उसमें जो ये तीन मैंने लिखी नहीं बातें, इनसे ऑपोजिट उसमें होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूजन, यानी कि आपने उसको ऑर्गेनाइज किया है सही तरीके से। ठीक है जी, वन क्या आपका बिगिनिंग है, मिडिल है और एक कंक्लूडिंग एंड है। फिर उसमें इंक्लूजन, यानी कि जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, इधर उधर की बिला वजह की इंफॉर्मेशन से सिर्फ सफे भरने की जरूरत नहीं है। डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपने कोई उसमें प्रॉपर हेडिंग्स नहीं दी, कोई ब्रेकडाउन नहीं है, कोई प्रॉपर बिगिनिंग और एंड नहीं है। अच्छा, ये खवातीन को तो मुझे रेयरली ये बताना पड़ता है, क्योंकि वो नेचुरली भी कुछ खवातीन को शौक होता है कि टू सॉर्ट ऑफ लाइक ब्यूटिफाई देयर एग्जामिनेशंस और पेपर्स। बंदे नहीं करते ये काम, तो उनके लिए स्पेशल ये एक मशवरा है कि काइंडली हेडिंग्स डालने की आदत थोड़ी सी बनाएं। कोटेशंस यूज कर रहे हैं तो उनको किसी और पेन से लिखें। ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, इनकी कोई मार्किंग नहीं होती, लेकिन एक वही वाली बात है कि अगर आप अच्छे कपड़े पहन के किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इमीडिएटली एटलीस्ट यू आर नॉट जज्ड फॉर लुकिंग स्लॉपी। एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, राइट? सो एक जो एग्जामिनर है जब वो आपका पेपर खोलता है तो उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा अगर आप इन एलिमेंट्स को फॉलो करेंगे। तो ये रेफिकेशन आपकी राइटिंग के अंदर होना बहुत जरूरी है। आपके आर्ग्यूमेंट में भी रेफिकेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूजन। ठीक है जी, और रेपिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात, विच इज व्हाई आई हैव रिटन डिसऑर्गेनाइजेशन ट्वाइस हियर, कि रेपिटेशन को बहुत ज्यादा अवॉइड करें। एक बात आपने कर दी, उसको घुमा फिरा के फिर मत करें, उसके अलावा कोई आर्ग्यूमेंट है तो वो लेके रेपिटेशन आपने एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करनी। अच्छा, अब रिमेंबर दिस कि एक होता है कि आपने पास कर लिया पेपर, ठीक है जी, चलो जी हमारा पेपर निकल गया, कि हमने इतना कर लिया था, हमने एक बिल्कुल तगड़ी सी कंक्लूजन लिखी थी, रिकमेंडेशंस भी दे दी थी और बेस कर ली थी। और एक होता है ज्यादा नंबर लेने का तरीका। रिमेंबर दिस इज ट्रू फॉर एवरी सब्जेक्ट इन सीएसएस, लिटरली एवरी सब्जेक्ट, कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेते हैं, दैट मीन्स कि आप उसको चार मेजर पर्सपेक्टिव्स बताते हैं। ठीक है जी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, लॉ एंड पॉलिसी, जिसके अंदर आपके पास लीगल पर्सपेक्टिव आ जाता है। ठीक है जी, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव आ जाता है जो इसके अंदर फॉल करता है। फिर हम बात करते हैं सोशल नॉर्म्स, ये दूसरा एस्पेक्ट है। यहाँ पे सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव आप डाल सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं, जो भी एक नेचर है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स की या इंडिविजुअल एंड स्टेट की, इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे डल सकती है करंट अफेयर्स के हिसाब से। फिर आते हैं जी थर्ड, विच इज टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, कि आप आईटी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं किसी चीज को, इनोवेशन और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं और उसका पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। और फिर फाइनल है जी मार्केट फोर्सेस, विच मीन्स योर बिजनेस, योर इकोनॉमी,
उसके लेंस से देखते हैं। सोशल इनोवेशन, जो कोई भी ऐसी चीज जो कि मार्केट के अंडर आती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट। ये चार वो मेजर एरियाज हैं जिनसे आप डिफरेंट हेडिंग्स और पर्सपेक्टिव्स बना के अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मौका मिलता है, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जहां पे आप लॉ एंड पॉलिसी, मार्केट फोर्सेस, ये दो तो हर सूरत हर क्वेश्चन में ये पर्सपेक्टिव्स आपके निकलेंगे निकलेंगे। तो इनके साथ अगर कोई थियोरेटिकल चीज आप बयान करते हैं, कोई लॉ या कोई बैकग्राउंड या कोई ऐसी चीज देते हैं, कोई इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन देते हैं, फॉर मिसाल के तौर पे अगर आपको पैलेस्टाइन के हिसाब से कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसमें अगर आप इंटरनेशनल लॉ की कोई डॉक्ट्रिन दे देते हैं, तो naturally the examiner is going to think that this person has data, but he also understands how to look at things differently. मल्टीपल तरीकों से वो एक चीज को स्टडी कर सकता है या देख सकता है। अब लॉ जो है, अगर मैं ये बात करूं आपसे कि जैसे जेरूसलम को कैपिटल बनाने के जो सारा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा एक था कि इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर करें, और उसके रिस्पांस में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने होल हार्टेडली इस चीज को जनरल असेंबली में रिजेक्ट किया। सो एक लीगल पर्सपेक्टिव ये भी है कि वाइल इट इज नॉट बाइंडिंग, इट डिड क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट डिसप्लेजर मूवमेंट और एक जनरल ओपिनियन ऑफ द इंटरनेशनल पब्लिक कम्युनिटी वो आपके सामने आ गया। अब अगर आप इस तरह से ये बात करेंगे तो नेचुरली आपके आंसर में दम ज्यादा है। जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट में कहा कि जिन लोगों ने आई लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस रखा हुआ है, उनके लिए करंट अफेयर्स शुड बी लाइक अ गिफ्ट, लिटरली wrapped in the absolutely right kind of gift paper। तो वो इसका फायदा पूरा पूरा उठाएं। आईआर की जो आपकी कई थ्योरीज हैं, कई चीजें हैं जिन्होंने नहीं रखा हुआ, उनको मैं साथ साथ कोशिश करूंगी कि हम उस लेवल में इन्वॉल्व कर सकें, इनको ला सके उस लेवल पे कि वो हिस्टोरिकली, लीगली, पॉलिसी एस्पेक्ट से और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से इन चीजों को भी देख सके। ठीक है जी। अब आप, क्योंकि हमारे बिहेवियर जो है वो इन चार एरियाज में रेगुलेट होते हैं, इसी तरह आपने डे टू डे अफेयर्स और इवेंट्स को भी इन्हीं चारों पर्सपेक्टिव से देखना है। जब भी कोई न्यूज आपकी नजर से गुजरेगी, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कि जी ये न्यूज जो है इज वर्दी ऑफ बीइंग एडेड टू माय नोट्स? यू मस्ट आस्क योर सेल्फ कि क्या ये इन चारों एस्पेक्ट्स में से किसी एक एरिया में फॉल करती है? इज इट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड पॉलिसी? Is it important in terms of like a social norm, a social aspect? Is it important in terms of technology and design, or is it important in terms of the economy? ये चार आपके सवाल होने चाहिए before stamping something in your notes diary as important or not। इस स्टेज पे इस वक्त अगस्त में आपके पास एक ऐसी डायरी मेंटेन हो रही होनी चाहिए जिसमें आप इवेंट्स नोट कर रहे हैं फ्रॉम द हेडलाइंस, फ्रॉम इंटरनेशनल हेडलाइंस। जो आपका एक न्यूज़पेपर है जिसको आपने बाकायदगी से रिलीजियसली पढ़ना है, लाजमी, वो बहुत जरूरी है आपके हर पेपर के लिए। अदर देन मे बी परहैप्स इंग्लिश प्रेसी वाले पेपर के लिए आपको ना जरूरत पड़े, पर अदर देन दैट हर पेपर जो है ना उसमें आपको न्यूज़पेपर की स्टडी काम आएगी। और वहां से आपने जो है ना, ये आपकी इस वक्त एक नोटबुक सी मेंटेन होनी चाहिए जिसमें डेट, टाइम, कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, ये चीजें आपने मार्क करना शुरू कर दी होनी चाहिए इस पॉइंट। अगर अभी तक नहीं की तो मैं भी जो है जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनवर्ड जो मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज लगती रही है वो मैं शेयर करती रहूंगी आपके साथ। एक दो चार पोर्शंस में आई विल डिवाइड इट एंड आई विल शेयर दोज विद यू कि ये इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है और इनको आपने इनकी डेवलपमेंट पे नजर रखनी है और इनको साथ साथ कवर भी करते रहना। अच्छा, अब थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को आपने अप्लाई कैसे करना है, किसी चीज का फ्रेमवर्क क्या होता है, ये याद रखें कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या किसी चीज की थ्योरी बताना, मैं आपको कोई 5-6 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स बताऊंगी जो कि करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि आईआर के अंदर भी हैं और जो कि अप्लाई कर सकते हैं आप इस पेपर के अंदर। ठीक है जी। तो एक तो ये याद रखें कि एक किसी चीज का ब्लूप्रिंट, कि आपने घर बनाना कैसे है, उसका आपको ब्लूप्रिंट चाहिए ना। आप एक आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनवाते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप घर खड़ा करें। आपके पास कोई अगर वे फॉरवर्ड ही नहीं होना, किसी चीज के कोई पॉइंट ए टू बी का कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर जो भी आप बनेगा बस चल रहे हैं, उसका कोई एक रूट नहीं है सच। ठीक है जी।
तो टू अप्रोच दिस प्रॉपरली तरीकाकार यही है कि आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है और एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अपने जवाब के लिए ये दो चीजें बड़ी जरूरी है। आपको कोई एक आधा थ्योरी होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप अपने फैक्ट्स को एनालाइज करें। फिर एक होता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये यूजली जो, अगर आप में से किसी ने एमएस किया हो, मास्टर्स किया हो, तो यू वुड बी अवेयर ऑफ दीज टू थिंग्स एज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। जब किसी भी रिसर्च को आप अंडरटेक करते हैं ना, तो फिर ये दो एस्पेक्ट्स अपने दिमाग में रखने होते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही कि आपने टाइटल दे देना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन योर एग्जाम। इफ यू फील लाइक इट कैन बी जस्टिफाइड तो दे दें, अदरवाइज ये हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। मुराद ये कि किस चीज को आप थ्योरी बना रहे हैं और क्या चीज आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बन रही है, इसके थ्रू आपने डाटा को एनालाइज करना है। वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन योर फर्स्ट पैरा, कि जी मैं अपने पहले पैराग्राफ में लिखा कि जी फला बंदे ने ये थ्योरी दी थी, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इवेंट राइट नाउ हैपनिंग ही वाज राइट। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ बुक्स की आपने सुना होगा या इस पॉइंट पे आपको पता होगा, एक होगा एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ठीक है, फुकुयामा ने कुछ बातें की थी, जो रियलिस्ट ऑथर्स हैं उन्होंने कुछ बातें की हुई थी, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं। ये एक लिस्ट है इन पांच छह लोगों की, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या कहा था या इनके ओपिनियंस क्या थे। 21st सेंचुरी के आई थिंक देर इज जॉन फ्रीजा, और इस तरह के ना कोई लोग मौजूद हैं जो कि आपको पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं, और उन्होंने आपको एक बेसिस भी देनी है कि आपने उनके पर्सपेक्टिव और आइडियोलॉजी से आप अपनी इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, ये आपने बातें बतानी है। तो जाहिर है जो 12 साल की जो स्टडी है उसकी तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं। एक तो ये भी रियलिस्टिकली आपने एनालाइज करना है कि अगर आपने इस पॉइंट तक आपको बहुत ज्यादा रीडिंग की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स अब इस वक्त 12 साल की रीडिंग तो नहीं पे कैचअप किया जा सकता। जो चीज कैचअप की जा सकती है वो ये है कि आपने न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ना है जैसे बस ये यही किताब है दुनिया में, बेस्ट बुक आई थी और यही हमने पढ़ी। उसके ऊपर आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपको फिर एटलीस्ट अपने जब आप पढ़ेंगे ना रोज के रोज न्यूज़पेपर, बड़ी चीजें ऐसी आएंगी जिनको आप अंडरलाइन करेंगे, आप खुद से रिसर्च करेंगे, और आपकी इंफॉर्मेशन में डे टू डे इजाफा बहुत ज्यादा होगा अगर आप रिलीजियसली न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे। अच्छा, अब थ्योरी एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, वही वाली बात कि आपने उसको कंस्ट्रक्ट इस तरह से करना है, जनरलाइजेशंस, ऑब्जर्वेशंस, और एक इंटरलेटेड कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज, आपस में ताल्लुक होना चाहिए। ये ना हो कि आप इंट्रो में कुछ कह रहे हैं, मेन बॉडी में कुछ कह रहे हैं, और फाइनल कंक्लूजन आपने कुछ और ही निकाली, राइट? तो रियलिटी के अंदर रहते हुए पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स, इवेंट्स, ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन लोगों का जिनके बिहेवियर का इम्पैक्ट स्टेट लेवल है। दैट मीन्स लीडर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, और पॉलिटिकल पार्टीज, और पीपल इन द गवर्नमेंट, और लॉयर्स और जजेस। ये इन लोगों की बात हो रही है, इनके बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट है और इनकी क्या फोर्स है और क्या उनके रिलेशनशिप्स हैं आपस में, ये चीजें मैटर करती है। और थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है और प्रिडिक्ट करती है एक मास्टर फिनोमेना को, यानी जनरल बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर फिनोमेना पाकिस्तान की पॉलिटिकल उसमें ये है कि देयर इज ऑलवेज बिन एन इंक्लिनेशन ऑफ पावर टुवर्ड्स द मिलिट्री साइड। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको कोई थ्योरी चाहिए, कोई फ्रेमवर्क चाहिए। ये बात आप वैसे तो कह सकते हैं, पर सबूत क्या है इसके? एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें तो क्या ये बस वैसे ही हम हवा में ये बात कर रहे हैं? कोई एक हिस्ट्री बेस होती है, या आप इसको कहते हैं कि भी जो रियलिस्ट फ्रेम ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जी हर इंस्टीट्यूशन पावर के लिए लड़ता है। तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर भी आप बयान कर सकते हैं, एंड यू कैन से दिस कि जी इसकी बेस के ऊपर, सिंस एवरी इंस्टीट्यूशन वांट्स टू फाइट फॉर मोर पावर, तो इन पाकिस्तान केस हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि उसमें द मिलिट्री ड्यू टू फोर मार्शल लॉज हैज इमर्ज्ड सक्सेसफुल इन पुलिंग द पावर डायनामिक टुवर्ड्स देम। अब आहिस्ता आहिस्ता पावर डायनामिक मूव कर रही है टुवर्ड्स द मोर डेमोक्रेटिक एरियाज। अब ये एक अप्रोच हो सकता है चीजों को देखने के लिए। आपको जब आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क या हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क्स के थ्रू जब बात करते हैं तो उससे आपके आंसर में जान पड़ती है, मतलब उसमें दम आता है। एक होता है कि आपने एक बात की, ठीक है, गुड, इट कुड बी वेरी एक्यूरेट, बट
उसकी बेसिस क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है। अगर उस फाउंडेशन पे आप कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रखते हैं या उस पे एनालाइज करने का कोई ऐसा तरीका उठाते हैं, तो फिर आपके आंसर में बहुत ज्यादा दम है कंपेयर टू द अदर पर्सन जिसने ये चीज नहीं की। ये वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई कि आपकी जो भी प्रिडिक्शंस आप कर रहे हैं, क्योंकि आपसे फ्यूचर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस तरह से इंप्रूवमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि जी पाकिस्तान यूएस टाइज के ऊपर आप कोई एक कोहेरेंट नोट लिखेंगे, तो बहुत दफा पूछा जाता है। तो उसमें आप मौजूदा फैक्ट्स पास्ट को लेके आप एक पोटेंशियल चीज के ऊपर बात करें, तो उस तरह की चीजों में आपकी किसको आप प्रिडिक्शन करेंगे जी फ्यूचर में ये हो सकता है। तो उस प्रिडिक्शन के पीछे रैशनल क्या है कि आपने उस प्रिडिक्शन पे पहुंचे कैसे आप, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए आपको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क काम करता है। और वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के बारे में बताता है कि जी मतलब ये फैक्टर्स हैं और इनकी रिलेशनशिप में और इस चीज की लाइट में और कीपिंग इन व्यू ऑफ दिस थ्योरी दैट वाज गिवन, और ये टाइम एंड अगेन ये चीज प्रूव हुई है, तो इन माय ओपिनियन या इट इज अज्यूम्ड कि ये हो सकता है फ्यूचर। इस तरह से आपने चीजों को अप्रोच कर। अच्छा, वही वाली स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये बात की थी कि क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स में आपके पर्सनल बायसेस हरगिज नहीं आने चाहिए। इनफैक्ट आपका जेंडर भी नहीं पता चलना चाहिए रीडर को कि आप लड़का है या लड़की, क्योंकि इट इज यूजुअली वेरी इजी टू फाइंड आउट कि ये किसी खातून ने लिखा है या किसी बंदे ने, क्योंकि हमारे पर्सनल बाइसेस इतने ऑब्वियस होते हैं लिखते हुए, इतने जेंडर्ड होते हैं कि ये भी पता चल जाता है कि बंदे ने लिखा है या बंदी ने। तो उनसे आपने अवॉइड करना है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी सिंगल पेपर। जितना हो सकता है एकेडमिक्स पे रिलाई करें, ना कि अपने पर्सनल बाइसेस और ओपिनियंस के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, करंट अफेयर्स में कोई चीज डेफिनेटिव नहीं है। आपने नहीं कहना ऐसा होगा या ऐसा है अनलेस यू कैन बैक इट अप। हिस्ट्री और नंबर्स के लिए आप डेफिनेटिव्स यूज कर सकते हैं, पर ये मत कहेगा कि जी ये है तो ये हो जाएगा। उसमें लैंग्वेज का बड़ा ख्याल करना आपने। जो मेरे इंग्लिश प्रेसी के स्टूडेंट्स कुछ अगर मौजूद भी हैं, एक आदत मुझे नजर भी आ रहे थे अभी, तो वो उनसे मैं एक बात हमेशा करती होती थी कि कभी भी कोई ऐसी चीज आपने क्लेम नहीं करनी जो कि आपकी राइटिंग से लग रहा है कि ये बड़ी बात की है आपने, राइट? यू कैन नॉट डू दैट। आपने हमेशा फोकस ऐसे रखना है अपना, आपने अजम्पशंस बयान करनी है और पॉसिबिलिटीज बयान करनी। करंट अफेयर्स में फ्यूचर के हवाले से और फ्यूचर रिलेशनशिप के हवाले से कोई भी चीज आज सेट इन स्टोन नहीं है, और आप तो बिल्कुल ही नहीं प्रिडिक्ट कर सकते उसको एट योर लेवल ऑफ स्टडी। और सिर्फ पास्ट इवेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं श्योरिटी के साथ, और कोई चीज नहीं। फिर सीक्वेंस ऑफ योर आंसर, ये थोड़ा सा बेसिक है। आप लोगों ने आई एम श्योर इस नौयत की कुछ चीज अगर ऐसे का पढ़ा है तो उसमें भी देखी हो। लेकिन बहरहाल हर चीज का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें आप पहले आप कॉन्टेक्स्ट बताएं, प्रॉब्लम को ओपन करें, खोलें, एक डेवलप करें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको और उस रेफरेंस को डिस्कस करने की बेसिस क्या है, ये आपने इंट्रोडक्शन में बताना है। ठीक है? और क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो रेफरेंस या वो बेसिस जो आपने अपने ओपिनियन के लिए बनाई है, उसको आपने वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी रिकमेंडेशंस में, जो कि आती है कंक्लूजन के अंदर। ठीक है जी? जो आपने ऊपर फ्रेमवर्क दिया है, फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं, आपने हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क उठाया है, आप हिस्ट्री से कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट है, पुराने भी ऐसे ही होता था, इसलिए हो सकता है आगे भी यही हो। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए जो आप रिकमेंडेशंस देंगे, तो उसकी लाइट में आप क्या करें। फॉर एग्जाम्पल आपको पाक इंडिया की रिलेशनशिप को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा जाता है, तो आप ये कहेंगे कि भाई हमने हमेशा जो है एक पॉजिटिव वो किया है, उसको सपोर्ट करेंगे आप इवेंट्स के साथ, पास्ट इवेंट्स के साथ, कि जी हमने उनको बुलाया, हमने ट्रेन इनिशिएट करने की कोशिश की, हमने जो है क्या नाम है, क्या वो सिखों का जो भी हमने खोला है करतारपुर का, जो है हमने उसकी कंस्ट्रक्शन भी अपने एंड पे ली, उसको खोला, और मतलब गुडविल के जेस्चर्स आप उनको गिनवाएंगे और फिर उस पर इंडियन रिस्पॉन्स काउंटर करेंगे। अब वो आप कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूचर में हम एक और कोई काम करते हैं और आगे से रिस्पॉन्स ये आने के चांसेस है, बिकॉज प्रेसिडेंट से ये साबित होता है कि शायद ऐसा ही बिहेवियर हो, बिकॉज उनकी जो करंट गवर्नमेंट है उनको सूट नहीं करता कि पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हो जाए, फिर उनके लिए ब्लेम करना
या अपनी पब्लिक को डाइवर्ट करना मुश्किल हो जाए। इसलिए हिस्टोरिकली जो हिंदू ओरिएंटेड गवर्नमेंट्स हैं वो कभी भी पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना उनके लिए इलेक्शन में अच्छा नहीं साबित होता। तो वो आप उसकी लाइट में ये है, तो रिकमेंडेशंस ये है कि पाकिस्तान में अप्रोच थ्रू डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स रादर देन ऑब्वियस फ्रंट मार्केटिंग। बैक चैनल्स डिप्लोमेसी की खोले। अब ये एक ऐसा रिकमेंडेशन है जो इन लाइट ऑफ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कि जो आपने इनिशियल इंट्रो में जो बयान किए इश्यूज, उसकी लाइट में ये रिकमेंडेशन की सेंस बनती है। बिल्कुल ही हट के कोई दुनिया की चौथी परले मोहल्ले की आपने रिकमेंडेशन नहीं देनी, जिसका कोई ना सर ना पैर, ना आपने उसका कोई डिस्कशन किया हो। जो भी कंक्लूजन या रिकमेंडेशन में आप चीज लिखेंगे वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होनी चाहिए आपके इंट्रो के साथ, या आपके रेफरेंस के साथ, या आपकी बेसिस के साथ जो आपने उठाया है। आपस में उनका ताल्लुक होना बहुत जरूरी है। उस तरह फिर हम आते हैं कि आपके बॉडी के जो चार पोर्शंस हैं, विच इज मेन बॉडी ऑफ योर टेक्स्ट, which is observation, definition of concepts, theoretical basis and interpretation। कि अब आपने एक कुछ फैक्ट्स बताए, एवोल्यूशंस बताई, एग्जिस्टिंग सिनारियो बताया, जैसे कि आपसे मैंने अभी जिक्र किया एग्जांपल का कि आपको पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप को क्रिटिकली एनालाइज करने की बात की जाती, तो फिर उसमें आप जो भी एवोल्यूशन हुई, किस पॉइंट पे क्या हुआ, एग्जिस्टिंग सिनेरियो क्या है, फिर आपने उसमें कॉन्सेप्ट्स बताए, उसमें कोई अगर डॉक्ट्रिन जैसे दुबल डॉक्ट्रिन है या कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, इसका कोई जिक्र आ गया है तो वो बताइए आपने, ठीक है जी, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। फिर अपनी अजम्पशन का कोई थ्योरेटिकल बेसिस बयान की, ठीक है। थ्योरेटिकल बेसिस क्या है कि जी रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि जो एक है आई आर के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, लेट मी जस्ट ऑन द टिप ऑफ माय टंग, हाँ जी, इट इज कॉल्ड रीजनल हेजेमनी, कि रीजनल हेजेमन्स होंगे, तो वो क्या है, तो ये एक थ्योरेटिकल बेसिस है, ठीक है। फिर उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है जी, आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नंबर्स। अब आप नंबर और इवेंट्स के थ्रू अपनी इंटरप्रिटेशन को एनालाइज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी हम इस थ्योरी के तहत, इन कॉन्सेप्ट्स के अंडर और इस इवॉल्विंग सिनारियो की नजर में ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, दिस इज व्हाट आई थिंक बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स एंड नंबर्स, ठीक है जी। और फिर आप अपनी वो कंक्लूजन देंगे दैट, या रिकमेंडेशंस देंगे दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर इंट्रोडक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा पूछते हैं कि इज देयर अ राइट आंसर, कि कोई चीज ऐसा हो सकता है कि आपका इंटायरली गलत मार्क हो जाए। सिर्फ एक सूरत में आपका आंसर इंटायरली क्रॉस हो सकता है, कि अगर आपको क्वेश्चन की नहीं समझ और आपने बिल्कुल ही कुछ और लिखा है, सिर्फ उस सूरत में आपका क्वेश्चन कंप्लीटली जीरो मार्क, और कोई सिनारियो नहीं है जहां पे ये होगा। अगर आपका आंसर लॉजिकली साउंड है, सब्सटैंशिएटेड बाय प्रीवियस डेटा है, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है, सपोर्टेड बाय फैक्चुअल स्टडीज, एविडेंस, नंबर्स, पास्ट इवेंट्स, तो आपका आंसर विल बी मार्क्ड हायर, नंबर आपको ज्यादा ही मिलेंगे। उसका तरीकेकार मैंने आपको बता दिया कि उसमें आपकी कोटेशंस होनी चाहिए, आपने थ्योरिस्ट को रेफर किया होना चाहिए, आपके पास नंबर्स और फिगर्स होने चाहिए, और एंड में आपकी कंक्लूजन होनी चाहिए। इन सब चीजों को, ये तो वो हो गए ना धागे, अब इन धागों से आपने कपड़ा कैसे बुनना है, उस कपड़े का बुनना जो है ना वो आपकी लैंग्वेज है, विच इज योर रिटन एक्सप्रेशन। आपका कमजोर होगा ना रिटन एक्सप्रेशन, तो वो फिर वो धागे ही रह जाएंगे, उनसे वो फैब्रिक नहीं बन सकता। तो इसलिए अपनी राइटिंग और एक्सप्रेशन स्किल्स, राइटिंग स्पीड और राइटिंग स्टाइल, इन चीजों को फिर मतलब जो भी नोट्स आप बना रहे हैं ना, तो जरा थोड़ा सा फीडबैक लेते रहा करें अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ, कि क्या मेरी राइटिंग लेजिबल है, क्या तुम्हें इस आंसर में मेरी ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है कि नहीं। फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कोई आपको टीचर से लेने की जरूरत नहीं है, फीडबैक आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स अवेलेबल है, अगर आप ऑथर है, कोई टीचर है, तो वो तो और भी अच्छी बात है, उससे भी ले पूछें कि जी ये मैंने ये अटेम्प्ट किया है, व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन, या आप मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपको समझ आ रही। अगर तो दूसरे शख्स तक आपका वो ओपिनियन पहुंच रहा है जो आपके दिमाग में है, तो दैट मीन्स कि आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है, और यही चीज हमने एम करनी है और यही चीज अचीव करनी है। अच्छा, अब रिकमेंडेशन ट्रैप,
इसको मैं ट्रैप इसलिए कहती हूँ कि रिमेंबर दिस कि सीएसएस के एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाता है ना कि कोई रिकमेंडेशंस दें जी आप, सबसे पहले अपनी हम एक ह्यूमिलिटी के साथ आपने इस रिकमेंडेशंस को अप्रोच करना। ह्यूमिलिटी से मुराद ये कि आप पहले तो ये एक्नॉलेज करके इस ट्रैप में पैर रखें कि जो भी रिकमेंडेशन आप देंगे वुड बी ग्रॉसली ओवर सिंप्लीफाइड। दैट मीन्स के बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी जो आपसे पूछी गई होगी और उसके ऊपर आपने रिकमेंडेशन देनी। तो उसको अप्रोच करने का सबसे आइडियल तरीका ये है कि आप कोई ऐसी रिकमेंडेशन दें जो ऑलरेडी कोई ऐसा इदारा या कोई लोकल लेवल पे या कोई साइंटिफिक कंसोर्शियम ने ऑलरेडी दिया। अपने पल्ले से ये नहीं कहना, ठीक है। मसलन अगर इसको थोड़ा सा हम इस तरह देखें, ये पानी का मसला अब ऐसा मसला तो है नहीं कि कोई आपका घर का इशू है कि जिसमें बाल्टी में पानी नहीं भरा जा रहा, जिसके ऊपर आप बैठ के बहुत आराम से कह दें कि भैया आप उसको आप ये कर लें, फलां से ले लें, पड़ोसी से मांग लें। ये होता है बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। अब आपसे कहते हैं कि पाकिस्तान का एक वाटर स्कैर्स कंट्री है, व्हाट वुड यू रिकमेंड कि क्या किस तरह अप्रोच किया जाए। अब जाहिर है आप पर्सनली अपनी जात में बियॉन्ड दैट बाल्टी का पानी से भर जाने से आपकी एक्सपर्टीज नहीं है पानी को देखने की, ना आपकी वो एक्सपर्टीज अगर है भी तो वो शो नहीं है पेपर। तो उसको रिकमेंडेशन के साथ आप क्या करेंगे कि आप ये चीज अटैच करेंगे कि जी वर्ल्ड बैंक ने या द कमीशन ऑन वाटर स्ट्रेस या वनरेबिलिटी इंडेक्स ने ये रिकमेंड किया कि ये कंट्रीज को ये करने की जरूरत है एंड इट इज एडवाइजेबल दैट पाकिस्तान अप्रोचेस इट लाइक दिस। जो रिकमेंडेशन इस तरह लिखी जाती है ना उसके पीछे बैकिंग होती है एक्चुअल डेटा की, ठीक है। अब इसमें ये एक रिकमेंडेशन लिखने का तरीका है और एक ये तरीका है कि पाकिस्तान शुड बी मोर केयरफुल इन इट्स यूजेज ऑफ वाटर। दिस इज अ वेरी यूजलेस वो कहते हैं रिकमेंडेशन, बिकॉज इसका कोई सर पैर नहीं। ये ऐसे ही है कि जी आपके पास पानी नहीं आ रहा, अभी बाल्टी में भर के साइड पे रख लो जब तक आता नहीं है। ये उस तरह की रिकमेंडेशन, इस तरह की चीजों को आपने अवॉइड करना, हर चीज को डेटा से बैक करनी है। फिर एक होती चीज नीट रेजोल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसका बड़ा आपने सादा सा और बिल्कुल ही बुनियादी से सोल्यूशन दे, ठीक है। जैसे अगर आपको पता है कि कश्मीर इशू बड़ा वो है, मुश्किल है, और जैसे पैलेस्टाइन का मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप पैलेस्टाइन के इशू को रिजॉल्व करने के लिए कहते हैं कि हमें अपनी फौज वहां भेज देनी चाहिए, अब इज दिस बैक्ड बाय एनी डेटा? दिस ये आपका जाती जज्बा हो सकता है लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। नीट रेजोल्यूशन उसको कहते हैं कि जी मतलब जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके बहुत ही कोई आसान और एक ही स्ट्रेट अप आपने अपनी अपनी एलिजिबिलिटी ऑफ नॉलेज की बेस के ऊपर आपने वो आंसर दे। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। तो रिकमेंडेशन ट्रैप यही, इट इज बेटर टू नॉट गिव एनी रिकमेंडेशंस देन गिव सच रिकमेंडेशंस। तो हमेशा कोशिश करें कि उसको डेटा से बैक करें कि जी वर्ल्ड बैंक ने ये दी थी या एशियन डेवलपमेंटल बैंक ने ये कहा था और उसके तहत उस डेटा की बेस के ऊपर हम ये बात कर सकते हैं। सीएसएस के लिए जनरली भी आपकी ना रीडिंग और इंफॉर्मेशन कंजम्पशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपको ये मैं थ्योरीज वगैरह पढ़ाऊंगी लेकिन मैं कोशिश होगी कि मैं हर टॉपिक के हवाले से आपको एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स और मौजूदा लेटेस्ट पॉसिबल जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो मैं आपको बताती रहूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा रिकमेंडेशन जरूर दी होती हैं कि फलां लेफ्ट कंट्री साइड को। सर। हेलो, किसी ने कुछ पूछना है? आई कुड हियर समवन। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये वो जो थ्योरीज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव, अगर आपने कोई एक्सप्लेन करनी है चीज उसके लिए आप एक्सप्लेनेटिव यूज करेंगे। तो इनकी मैं तफसीलात में नहीं घुसना चाहती, मैं जस्ट गोइंग टू गिव यू अ जनरल ओवरव्यू कि जी ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, दो तरह की होती हैं जो अप्लाई होती हैं हर सिचुएशन पे, चाहे वो आपकी करंट अफेयर्स की हैं, चाहे वो आईआर की हैं, या चाहे आप उनको ऐसे में यूज कर रहे हैं। तो ये these are the two types of theories या theoretical frameworks that you have to use. And that is the end of this particular lecture. I'm going to stop the recording at this point और इसके बाद एक आधा कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।